नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र प्रसाद अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। और मैं आज भारत के एक और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड का बुक है। और ये जो भारत के पड़ोसी देश है भूटान, यहाँ से भारत में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पड़ोसी देश से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग भारत का पड़ोसी देश नेपाल के बारे में पढ़ चुका हूँ, तो मैं आज भूटान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भूटान का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूटान आखिर के कहाँ पे है लोकेशन में। तो जब तक हम लोग मैप में नहीं देखेंगे तब तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होगा कि इसका दिशा कहाँ पे है। तो भारत के इस साइड में उत्तर है, जिसे हम लोग नॉर्थ के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। तो भूटान आप लोग को एक यहाँ पे जो भारत का कुछ गड्ढा भाग जैसा दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला भाग, यहीं पे भूटान है। तो भूटान से देखिए, भूटान भारत के नेपाल के भांति उत्तर में स्थित है। और भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो सिक्किम, ये सिक्किम लग रहा है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, असम लग रहा है, और आपका अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। 3 साइड से भारत से ये घिरा हुआ है और एक साइड चीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये कटोरा नुमा एक गड्ढा है यहाँ पे, इसी में भूटान देश है। और भूटान नेपाल के भांति लैंडलॉक कंट्री है, और भूटान भी बफर स्टेट के रूप में काम करती है। तो हम लोग नेपाल के बाद भूटान को मानचित्र में देखा। उसके बाद हम लोग जो 9th क्लास का बिहार बोर्ड का बुक है उसको देखने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट बुक को ही। तो भूटान भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। क्या है? प्रमुख पड़ोसी देश है। प्लस यह जो है एक पर्वतीय देश है। ये भी हिमालय पर्वत के गोद में ही बसा हुआ है। देखिए, पूर्वी हिमालय के मध्य में अवस्थित है। इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया गया है यहाँ पे। तो इस मैप को ही हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो हम लोग जो लेटा लेटा हुआ रेखा रहता है उसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में अक्षांश भी रेखा कहते हैं। तो एक रेखा यहाँ से हम लोग खींचेंगे और एक रेखा जो है यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खींचना होगा ये। तो ये जो रेखा है आपका यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है 26 डिग्री आपका 45 मिनट, 26 डिग्री 45 मिनट। मतलब कि यह आपका यहाँ पे आएगा 26 डिग्री और 45 मिनट। ये क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अक्षांश है। ये जो अक्षांश है उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ से अब उत्तरी अक्षांश ये कैसे हुआ? तो देखिए, ये हम लोग ग्लोब है, यहाँ पे इस प्रकार से ग्लोब है। तो यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचते हैं, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के उत्तर में है। ठीक है, भारत भी उत्तर में है पूर्ण रूप से, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे है नेपाल। ठीक है, ये आप लोग एक दिन हम एक क्लास में लूँगा अक्षांश और देशांतर और ग्लोब से संबंधित, तो वहाँ पे ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो 26 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री 20 मिनट, 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। तो 26 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री के बीच में ये
मोटा मोटी नेपाल, ये भूटान आपका फैला हुआ है। और इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे, देशांतरीय विस्तार 89°45'। तो ये देशांतरीय विस्तार कहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए ये यहाँ से, ये है देशांतरीय विस्तार, और एक देशांतर आगे की ओर है इधर, ठीक है। तो एक पूर्वी देशांतर, ये दोनों के दोनों ही पूर्वी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे थे अभी ग्लोब बना करके, तो उसमें पता चल रहा था। तो यहाँ पर जो है ये जो रेखा होगा ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। तो कितना, 89°45', ये हो जाएगा ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर से लेकर के 92°, कितना, 92°05' ईस्ट लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हम लोग अक्षांश और देशांतर विस्तार नेपाल का देखा, ये भूटान का देखा। और भूटान का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 46,500 वर्ग किलोमीटर है। और भूटान के उत्तर में कौन सा देश है, चीन है, जिसे ड्रैगन ऑफ एशिया भी कहते हैं। और भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में असम है, और पश्चिम में सिक्किम है, ठीक है। और भारत 3 साइड से हम लोग भारत से घिरा हुआ देखे थे, और भूटान के चारों ओर क्या हुआ है, थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री भी हम लोग कहेंगे। भूटान की राजधानी देखिए थिम्पू है, क्या है, थिम्पू है। तो थिम्पू आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे है थिम्पू। तो भूटान की राजधानी किधर है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में, या हम लोग पश्चिमी भाग भी इसको कह सकते हैं। तो थिम्पू है। तो पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों के लिए कि भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, ठीक है। तो ये भूटान का जो दिया गया मैप है 9th क्लास में, वो मैप बहुत ही अच्छा है। यहाँ कुछ नदियाँ दिया गया है, कुछ शहर है, और वैसा कुछ विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। और तो भूटान के दक्षिणी किनारे पर क्या है, 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है। इस प्रकार से भूटान है ऐसे करके। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ 16 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, जिसे द्वार कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग हरिद्वार, ठीक है, वगैरह वगैरह का नाम जानते हैं। तो हरिद्वार भी इसी प्रकार की घाटी में बसा हुआ है, ठीक है। तो ये चौड़ा पट्टी होता है, इसीलिए इसको द्वार भी कहते हैं। द्वार जो प्रदेश है 600 मीटर समुद्र तल से ऊंची, और ये सकरी पट्टी है, पतला सा लंबा गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पतला सा लंबा गया है यहाँ से यहाँ तक। हम इसमें पेंट करके ही बता देते हैं, यहाँ से यहाँ पतला सा गया हुआ है ये, ठीक है। हिमालय पर्वत है जिसकी ऊंचाई आपका 1500 से 3000 मीटर के बीच में है, और इन पर्वतमालाओं के उत्तर में कौन है, ग्रेट हिमालय है। और जिसकी भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको 74-75 भी याद कर सकते हैं, या 75-74 भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इधर से यदि पढ़ेंगे तो 74-75, या तो फिर उल्टा गिनती में जाएंगे तो 75 के बाद क्या आता है, 75 से पहले 74, ठीक है। तो ये दिखाया है आपका 7574 मीटर हाइट है, जो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की जलवायु देखेंगे तो भारत की ही जैसी है, मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर तापमान ऊंचाई का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ता है, ये ठंडा पड़ता है यहाँ पे। जनवरी का औसत तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, और जुलाई का 17 डिग्री। वर्षा यहाँ पर अधिक हो रहा है, 185 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और मई से आपका सितंबर के मध्य में होती है। और औसत वर्षा काफ़ी अच्छा है, 250 सेंटीमीटर है यहाँ पर वर्षा। तो वर्षा भी पूछा जा सकता है कि भूटान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, 250 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर देखेंगे मैदानी भाग में द्वार की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और जिसमें जनवरी के महीना में ठंडा होता है, जनवरी
पूरा ठंडा भारत में भी होता है, वहाँ भी होगा। और यहाँ लगभग 1050 मीटर से 2250 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय प्रदेश में जलवायु कैसी मिलती है? शीतोष्ण मिल रही है। ठीक है, गर्मी और थोड़ा ठंडा भी। देश की अधिकतर जनसंख्या अधिक ऊंचाई वाले भागों की जलवायु बहुत ठंडी है और ये प्रायः बर्फ से ढके रहते हैं। इन ऊंचे पठारी भागों में बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं मानव अधिवास को या जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऊंचावच कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसलिए वहाँ पे सड़क बनाना, मकान बनाना, ये सब प्रॉब्लम करती है। इसलिए वहाँ पर मकान बहुत कम लोग रहेंगे। प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्रा के हैं वहाँ पे। भूटान की जलवायु किस प्रकार के, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? यदि तुम्हारे परिवार से पड़ोस से कोई व्यक्ति भूटान गए तो वहाँ के बारे में पूछ रहा है कि वहाँ से जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। पर्वतों के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। स्वाभाविक बात है कि हम लोग पर्वतीय वर्षा जब पढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट का जब हम लोग जलवायु पढ़े थे, ठीक है, तो पश्चिमी घाट में देखिएगा इस प्रकार से गर्म हवा या आर्द्र हवा, आर्द्र पवनें इस प्रकार से ऊपर की ओर चढ़ती है। तो हम लोग वायुमंडल में पढ़े थे कि 165 मीटर के ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? ह्रास होता है। और यही जलवाष्प धीरे धीरे भारी होकर के और वापस यहीं पे गिर जाती है। ठीक है, तो पर्वतीय ढलानों पर अधिक वर्षा होगा। इसको हम लोग पर्वतमुखी भी हम बोलते हैं और इधर विमुखी भी कहते हैं। ये हवा इधर उतरती है तो ये शेडो जोन आ जाता है, इधर वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, जिसके चलते इधर वर्षा नहीं हो पाता है। तो पर्वत के आगे की भाग में क्या होती है? वर्षा अधिक होगी। उसी के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया हुआ है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 500 से 750 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का कटिबंध वितरण पाया जाता है। द्वार प्रदेश में चौड़े पत्ती उष्णकटिबंधीय वन और 1200 से 2200 मीटर के मध्य चीड़ के वन पाए जाते हैं और 1500 से 300 मीटर के मध्य में चीड़, ओक, मेपल, पॉपुलर और वालनट। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाएं में कि आपका हिमालय प्रदेश में कितनी ऊंचाई पर ये जो मुख्य प्रकार का पेड़ है पाई जाती है। इसमें अधिक ऊंचाई पर फर और बर्च पाए जाते हैं। ये दो प्राकृतिक वनस्पति हैं। आदि किस्म के वनस्पति मिलते हैं। यहाँ के कुल देखिए, यहाँ पर वन जो है अच्छा है, कितना है? तो कुल भूभाग का 68% पर क्या है? आपका वन पाए जाते हैं। तो वन के मामले में भूटान ठीक ठाक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कृषि। आगे हम लोग आते हैं कृषि। तो यहाँ की जो कुल भूमि है उसका 10% भूभाग पर क्या होता है? कृषि का कार्य होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूटान की कुल भूमि पर कितने प्रतिशत पर कृषि होता है? तो 10% पर। कृषि कार्य नदियों के आंतरिक घाटियों एवं मध्य ढालों पर होती है। दक्षिण पश्चिम भाग में कृषि विकसित अधिक हुई है। दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे भूटान के इस वाला भाग में कृषि क्या हुआ है? अधिक डेवलप हुआ है। ठीक है, पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि होती है। हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर झूम कृषि के नाम से ये जाना जाता है। विश्व में झूम कृषि को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। फसल का उत्पादन ढाल व ऊंचाई के अनुसार होता है। यहाँ पर भी चावल मुख्य खाद्य फसल है। गेहूँ, जौ, आलू, मक्का और सब्जी यहाँ का प्रमुख उपजाई जाने वाली फसलें हैं यहाँ की। अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या कहाँ की? भूटान की। तो यहाँ पर 2007 में जनगणना हुआ था। कब? 2007 में, जब ये किताब छपा था तब की बात है। भूटान की जनसंख्या 23.28 लाख है। भूटान की जनसंख्या कितनी है? 23.28 लाख है। और भूटान की औसत
जन घनत्व, इसको जनसंख्या घनत्व भी, डेंसिटी भी हम लोग बोलते हैं, 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के बारे में आप लोग जानते हैं तो अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं भारत का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। दोनों के बारे में हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं और जानना भी चाहिए, भारत और बिहार, ठीक है, झारखंड का भी हम जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 42 व्यक्ति मात्र है और हम लोग अरुणाचल प्रदेश में पढ़े थे मात्र 17 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर थोड़ा उससे अधिक है जनसंख्या घनत्व, 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2005 ईस्वी में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना था, तो देखिए 1.9% और भारत का 1.6% है जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ से थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ा अधिक है और नगरीय आबादी देखिए 11% है और साक्षरता दर देख लीजिए बहुत अच्छा है, 42% है। यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण निर्धन है। थिम्पू, देखिए थिम्पू और पुनाखा भूटान के दो प्रमुख नगर हैं, ठीक है। थिम्पू ये भूटान की राजधानी है और पुनाखा एक शहर है वहाँ पर जो प्रमुख नगर है। 2008 में मानव विकास की रैंक में 2008 के अनुसार 133वां है। भारत के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि भारत मानव विकास सूचकांक में किस स्थान पर है और विश्व की हम लोग को कम से कम 5 देशों के बारे में जानना चाहिए ऊपर से नीचे, ठीक है। तो विश्व की 5 प्रमुख या टॉप लेवल के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार जो कंट्री है उसका भी नाम जानना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ये 33वां स्थान पर, 133वां स्थान पर है भूटान। अब यहाँ के उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग धंधे। औद्योगिक दृष्टि से भूटान क्या है, पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा हो सकता है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर विषम धरातलीय स्वरूप है, वहाँ पर मैदानी क्षेत्र वगैरह नहीं है, ठीक है। कठोर जलवायु है, जलवायु भी प्रतिकूल है। परिवहन के साधनों में क्या है, कमी है, वहाँ पर सड़क बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है। यहाँ संसाधनों का विकास में भारी कठिनाइयाँ हैं। लघु और कुटीर उद्योग का विकास यहाँ हुआ है, ठीक है। लघु और कुटीर उद्योग यहाँ पर संभव है। यहाँ देखिए क्या क्या उद्योग डेवलप हो सकता है, तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे या 12th क्लास के बच्चे जो होंगे पढ़ चुके होंगे। हाँ, वन पर आधारित उद्योग, किस पर आधारित, वन पर आधारित उद्योग जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्लाईबोर्ड उद्योग, पैकिंग उद्योग, हाँ एक ये उद्योग है, रेजिन उद्योग, तारपीन उद्योग, तेल उद्योग, ये सब जो है अधिकतर वन पर ही आधारित उद्योग दिख रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन उद्योग का विकास तेज़ी से हो रहा है, पर्यटन उद्योग, और यह एक ऐसा उद्योग है जो पर्यावरण के लिए अच्छा है और एक बार ये उद्योग डेवलप हो जाता है तो इसको आने वाला पीढ़ी कई जन्मों जन्म तक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम करता है। उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भूटान में, उसके बारे में देखेंगे। तो भूटान की भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक संरचना ऐसी है जिसके कारण यहाँ यातायात के सभी साधन विकसित नहीं हो पाया है। बिल्कुल ये पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय प्रदेश में बसा हुआ है, तो यहाँ पर यातायात के साधन विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त यहाँ खनिजों का भी अभाव है, यहाँ पर खनिज भी नहीं मिलते, कुछ खनिज मिलते भी हैं तो उसके लिए अन्य मिश्रण के साधन उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर बड़े उद्योगों का अभाव है और कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों के रूप में केवल पशुपालन पर आधारित और कृषि पर आधारित उद्योगों का कुछ हद तक विकास हुआ। इसके पश्चात पर्यटन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और हम लोग को भी जाना चाहिए, घूमना चाहिए। आर्थिक विकास
के लिए यह मूलतः किस देश पर, भारत पर ही निर्भर करता है। तो भारत नेपाल के साथ, भारत आपका भूटान के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, और कभी कभी आपदा वगैरह होता है, आता है प्राकृतिक आपदाएं, तो भारत यथासंभव खड़ा रहता है मदद के लिए। हाल के वर्षों में भारत की मदद से जल विद्युत, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया मदद से, ठीक है। तो भारत की मदद से यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं विकसित हुई हैं। इन केंद्रों में भारत को भी विद्युत आपूर्ति होती है, ठीक है। जहाँ से भारत सरकार बनाई है वहाँ से भारत में भी बिजली दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग, कुछ इजी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भूटान की राजधानी आप लोग ये आसानी से बना सकते हैं। यंगून किसकी राजधानी है, कमेंट करेंगे। ढाका किसकी राजधानी है, कमेंट करेंगे। काठमांडू के बारे में आप लोग जान रहे हैं, और ये थिम्पू के बारे में आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। भूटान की जो है सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई 7574, यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ठीक है, तो यही होगा। भूटान की औसत वर्षा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भूटान की कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भूटान में अच्छा वन है परसेंटेज में। भूटान की साक्षरता दर, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, भूटान की धरातल पर विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये धरातलीय स्वरूप के बारे में विवरण लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जैसे भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तो भारत के जब भूगोल पढ़ते हैं तो भारत का उत्तर में हिमालय प्रदेश को पढ़ते हैं, और हिमालय प्रदेश आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा है, तो ये पर्वतीय प्रदेश है। तो वहाँ का धरातल के बारे में विवरण मांग रहा है। भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप पर वर्णन करें। तो भूटान के आर्थिक संसाधन किन किन माध्यम से पूरा होता है, ठीक है, या स्रोत क्या है, उसके बारे में संक्षेप में वर्णन, जिसमें हम लोग पर्यटन का भी देखे थे, ठीक है। भूटान का संक्षिप्त परिचय लिखें। भूटान को परिचय लिखने के लिए सबसे पहले एक बनाना होगा ग्लोब, और ग्लोब बनाने के बाद यहाँ पे दिखाना होगा भारत के साथ में छोटा सा यहाँ पर लैंडलॉक है, और भारत 3 साइड से और उत्तर में चीन घिरा हुआ है। भूटान की जलवायु की विशेषता पर व्याख्या करें। भूटान की कृषि विशेषता और औद्योगिक विकास का वर्णन करें, ठीक है। और भूटान का देखिए अक्षांशीय, ये परियोजना कार्य दिया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क। भूटान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए, जो हम ऊपर में मैप में बताने का प्रयास किया था। विश्व पर भूटान का स्थिति को दर्शाइए। अब यहाँ पर विश्व के मानचित्र में आपको भूटान की स्थिति कहाँ पर है वो दिखाना होगा। तो भूटान एक वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे, तो आपका वर्ल्ड मैप जो है इस प्रकार से, तो यहाँ से एक ये रेखा, एक ये रेखा, तो हम लोग को भूटान यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। भारत के इस प्रकार के भारत है, ठीक है, थोड़ा सा विषुवत रेखा से ऊपर, तो यहाँ है। तो ये आप लोग को वर्ल्ड मैप में भूटान को खोजना है, और छोटे बच्चों के लिए ये प्रश्न है तो अच्छा है, ठीक है। ग्लोब पर भूटान की स्थिति देखिए, आप मानचित्र में भी खोजिए और ग्लोब पर भी खोजिए, और ये अच्छा बात है, देखना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए। तो हमें लगता है भूटान से संबंधित बातों को हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से देखा, और यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो हमें नहीं लगता है कि किसी विद्यार्थी से गलत होंगे। और ये जो है 9th क्लास का छोटे बच्चों के लिए पुस्तक है बिहार बोर्ड का, जो बहुत ही बेहतर बुक है, और हमें लगता है कि यहाँ से जो भारत में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है 1 डे की, वहाँ भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग भूटान को, आपका भूटान के बारे में हम लोग देख लिए, और प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाने का, और मुझे प्रेरित करने के लिए लाइक करें और कमेंट भी करें कि आप लोग को ये जो सीरीज हम लाए हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है।
और जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे यूट्यूब पे आए हुए हैं, तो आप लोग इसका मेंबर के रूप में सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो को बनाया जाएगा वो आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाएगा। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।